हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर शुरू करते हैं बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे शहबाज शरीफ न्योता भी देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों किसने ये सबसे बड़ी बात कही है, वो भी दोस्तों पाकिस्तानियों ने ही जवाब दिया है शहबाज शरीफ को। तो वहीं आपको बताएंगे रशिया से भारत का आसान होगा रास्ता, बताएंगे नया रास्ता खुलने वाला है कहां से कहां तक। तो वहीं चीन के छक्के छुड़ाने आ गया भारत का जोरावर, यूक्रेन युद्ध की सीख से तैयार हुआ महारथी, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान। बताएंगे एक बार निकला तो मचा देगा कहर, छिपने की भी नहीं मिल पाएगी जगह। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप आराम से वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए 4 आतंकवादियों को, 1 जवान अपना हुआ शहीद, मुठभेड़ अभी भी जारी। बता दें जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शनिवार यानी 6 जुलाई की सुबह से 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इस बीच सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सैन्य बलों ने इस मुठभेड़ में कुलगाम जिले में 4 आतंकवादियों को लिटा दिया है दोस्तों, ढेर कर दिया है मारकर। मुठभेड़ अभी भी जारी है। सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से संयुक्त अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कुलगाम में पहले एनकाउंटर के कुछ घंटों बाद ही जिले के एक और फ्रिजल गांव के चिंगम इलाके में मुठभेड़ शुरू की गई। तो दोस्त ऐसे में अपने शहीद हुए उस जवान को श्रद्धांजलि आप लोग देना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें शहबाज शरीफ न्योता देंगे तब भी मोदी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बता दी भारतीय पीएम के पाकिस्तान ना जाने की 7 वजह आपको बता दें। इस साल अक्टूबर में पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठकें होने जा रही है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि मेजबान होने के नाते भारत समेत एससीओ के सभी सदस्यों को न्योता भेजा जाएगा। साफ है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी पाकिस्तान सरकार से एससीओ मीटिंग के लिए निमंत्रण मिलेगा। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी क्लियर कर दिया है कि वो एससीओ समिट के लिए जितने भी उस ग्रुप में मेंबर है सभी मेंबर देशों को ये न्योता भेजा जाएगा। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। अभी तक पाकिस्तान की ओर से आए बयान पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो वहीं अगर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा की माने तो न्योता मिलने के बावजूद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे। बता दें कमर चीमा ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर एक वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान के बुलाने के बावजूद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे। चीमा ने अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए 7 वजह बताई है। कमर चीमा ने पहले वजह बताते हुए कहा कि हाल ही में कजाकिस्तान में हुई एससीओ बैठक में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री जयशंकर गए। यह दिखाता है कि भारत इस ग्रुप की अहमियत को कम कर रहा है। खास तौर से वो चाइना रशिया के साथ दिखकर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। ऐसे में इसका कोई चांस नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा प्रो अमेरिका पीएम है वो पाकिस्तान आएंगे। कमर चीमा ने कहा कि दूसरी वजह यह है कि मोदी अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सरकार से अगले 4.5 साल तक इस पर सवाल होते रहेंगे और इससे फायदा पूछा ज्यादा रहेगा। मोदी पाकिस्तान आएंगे तो उनकी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। ऐसे में मोदी को अपने देश में मीडिया और विपक्ष के सामने कई तरह की बातें साफ करनी पड़ेंगी। तो वहीं तीसरी वजह बताई है दोस्तों कि मोदी समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनको अगर चीजों को हल करना है तो नीचे के स्तर पर करना होगा, ना कि इस तरह के बड़े समिट में हिस्सा लिया जाए। पाकिस्तान से वो मसले सुलझाने के लिए अफसरों के स्तर पर ही पहल करेंगे। जी हाँ, तो वहीं कमर चीमा ने चौथी वजह बताई है राजनीति को। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान की एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। आतंकवाद के मसले पर उन्होंने कहा कि सरहद पार आतंकवादियों को पाला जाता है। 3 महीने बाद चीजें इतनी तो नहीं बदल जाएंगी कि भारत अपना ये रुख इतना बदल दे कि उसके पीएम पाकिस्तान आ जाए। जी हाँ, तो वहीं 5वां बड़ा कारण बताया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के अमित शाह और जयशंकर जैसे सीनियर नेता लगातार पाकिस्तान विरोधी बयान देते रहे हैं। पाकिस्तान से कश्मीर छीन लेंगे, घुसकर मारेंगे, इस तरह के बयान एक खास तबके को खुश करने के लिए होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान आना पीएम मोदी का बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं। तो वहीं छठी वजह यह भी है कि एससीओ में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती हो। पाकिस्तान किसी देश को यह नहीं कह सकता कि आप मोदी को मना कर ले आए। जी हाँ, तो वहीं 7वां और अंतिम वजह बताया है और कहा है कि भारत की कोशिश बीते कुछ वर्षों में लगातार ये रही है कि पाकिस्तान को कैसे दुनिया में आइसोलेट किया जाए। आपकी सरकार जिस देश को अलग थलग करने पर काम कर रही हो उसी देश की मेजबानी वाले एक बड़े कार्यक्रम में जाकर आप क्यों चीजों को सामान्य करेंगे और उस मुल्क की अहमियत बढ़ाएंगे। ऐसे में दोस्तों कमर चीमा के इस 7 कारण का क्या आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कारण तो छोड़िए बेकारण भी पाकिस्तान नहीं जाने वाले? जो दर्द पाकिस्तान ने दिया वो भारत कभी भुला नहीं सकता। अब पाकिस्तान के साथ कोई संबंध लगता नहीं कि भारत स्थापित करेगा। आप किस पर क्या निजी रहे दोस्तों हम जानना चाहेंगे। एक भारतीय होने के नाते आप
आप अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दीजिएगा। अगर पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान इनवाइट करता है, पाकिस्तान में आने को कहता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां जाना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए? बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को जितना ज्यादा आज हो सके शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। तो वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दे, जहां रूस से भारत का आसान होगा रास्ता, व्लादिवोस्तोक से जुड़ेगा चेन्नई बंदरगाह। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन का बहुत बड़ा प्लान। बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 8 और 9 जुलाई को होने वाली रशिया यात्रा से पहले नई दिल्ली और मॉस्को ने एक बड़ी योजना को लेकर काम शुरू कर दिया है। भारत और रूस को जोड़ने वाले चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग को विकसित करने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत तेज हो गई है। मनी कंट्रोल ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि लोकसभा चुनाव के बाद रशिया और भारत के बीच बातचीत में तेजी आई है और दोनों सरकारें चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अधिकारी ने बताया है कि पूर्वी समुद्री गलियारे के जरिए परिवहन शुरू करने के लिए कई व्यापारिक संघों और शिपिंग लाइनों से बातचीत की गई है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सितंबर में पूर्वी आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए रूस का दौरा करने वाले हैं। उसके पहले अगस्त में रशिया के व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मुंबई के दौरे पर आएगा। जी हां दोस्तों, मुंबई दौरा करने वाले अधिकारियों में रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार एंटोन कोबियाकोव, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित अन्य अधिकारी भी मुंबई पहुंचेंगे। तो वहीं ऐसे में इस खबर के बाद चीन को तो तगड़ी वाली मिर्ची लगेगी ही लगेगी, अमेरिका भी कहीं ना कहीं जरूर जलेगा। तो वहीं बता दे चीन के छक्के छुड़ाने आ गया भारत का जोरावर। यूक्रेन युद्ध की सीख से तैयार हुआ ये महारथी, फीचर्स हैरान करने वाले हैं। जी हाँ, चीन के दांत तोड़ने के लिए आ रहा है ये जोरावर। एक बार निकला तो मचा देगा कहर, छिपने तक की नहीं मिलेगी जगह। बता दे दुनिया में जिस तरह चीन की आक्रामकता बढ़ रही है, उससे किसी भी देश को यह अंदेशा लगाना मुश्किल है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए कब किस देश पर धावा बोल दे। भारत भी इस हालात को देखते हुए चौकस है और वो ऐसी स्थिति में चाइना के दांत तोड़ने के लिए लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इनमें सरहदी इलाकों में सड़कों और दूसरी सुविधाओं का विकास शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय सेना को एक और बड़ी ताकत मिलने जा रही है। लद्दाख में चीन के सामने तैनात भारतीय बलों को जल्द ही देश में बना टैंक, जिसका नाम जोरावर है दोस्तों, जोरावर मिलने जा रहा है। इस टैंक को भारत की प्रमुख डिफेंस रिसर्च एजेंसी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और निजी क्षेत्र की फर्म लॉर्सन एंड ट्रूबो ने बनाया है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर अपने ट्रायल के एडवांस स्टेज में है। इस बेहद एडवांस फीचर वाले टैंक को 2 साल में तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इन टैंकों को चीन के सामने सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये टैंक हल्का और तेज होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। जोरावर को भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया गया है ताकि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी तैनाती आसानी से की जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डीआरडीओ को आप लोग कांग्रेचुलेशंस कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने की पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व कौशल की सराहना। बता दें ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शनिवार को प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने ब्रिटेन के आम चुनाव के नतीजे के बाद शनिवार यानी 6 जुलाई को फोन पर बात की। ब्रिटिश पीएम कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने फोन कॉल पर कहा कि वो दोनों देशों के बीच मजबूत और सम्मानजनक संबंधों को और बेहतर करने के लिए तत्पर हैं और जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर प्रधानमंत्री मोदी के पहल और नेतृत्व का स्वागत करते हैं। जी हां, इसमें उल्लेख किया गया है कि दोनों नेताओं ने यूके और भारत के बीच लिविंग ब्रिज 2030 रोड मैप के महत्व पर चर्चा की और इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि दोनों देशों के लिए रक्षा और सुरक्षा महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिस पर दोनों देश सहयोग बेहतर करेंगे। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें पीएम मोदी के दौरे से पहले ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा ये हमारे लिए विशेष सम्मान की बात, स्वागत के लिए उत्सुक हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑस्ट्रिया दौरे से पहले ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा है कि पीएम मोदी की वियना यात्रा एक स्पेशल ऑनर है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशक में ये पहले प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी और हम पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। कार्ल नेहमर ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंध के 75 साल पूरा होने के साथ हो रही है। विशेष रूप से 9 जुलाई को पीएम मोदी की आगामी ऑस्ट्रिया यात्रा 1983 में इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद 41 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अगले सप्ताह वियना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। ये यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि ये
1940 के 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी जी कहना मत भूलिएगा ऑस्ट्रिया की यात्रा के लिए। तो वहीं आपको बता दें 2 साल बाद सार्वजनिक मंच पर पहली बार बोली नुपुर शर्मा, कहा हिंदू अगर हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को तगड़ा और करारा जवाब दिया है नुपुर शर्मा ने बिना नाम लिए। बता दें करीब 2 साल पहले अपने एक विवादास्पद बयान के बाद राजनीतिक पटल से लगभग गायब हुई नुपुर शर्मा ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। जी हाँ, गाजियाबाद के रामप्रस्थ ग्रीन कैंपस में आयोजित एक भागवत कथा के दौरान पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। नुपुर शर्मा जी ने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हुई जिससे उन्होंने महसूस किया है। जी हाँ, राहुल गांधी का नाम लिए बिना नुपुर शर्मा ने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो तो उस साजिश को समझना चाहिए। नुपुर शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहें तो वाह वाह और अगर मैं कुछ भी कहूँ तो सिर तन से जुदा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दरअसल 1 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने यही संदेश दिया है कि डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी खड़े हुए और इसे गंभीर बात बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं। अब ऐसे में दोस्तों 2 साल बाद सार्वजनिक मंच पर यानी पब्लिक मंच पर नुपुर शर्मा का बयान आया, लेकिन ऐसा बयान आया वाकई में उन्होंने अपने बयान से सबका मन मोह लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नुपुर शर्मा के इस बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें ईरान को लेकर अमेरिका से बड़ी खबर, पेजेशकियान की जीत के बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। जी हाँ, ईरान में मसूद पेजेशकियान कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराकर देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उधर अमेरिका ने ईरान के चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, विदेश विभाग ने शनिवार को कहा कि ये चुनाव ना तो स्वतंत्र था और ना ही निष्पक्ष था। अमेरिका ने यह भी कहा कि इस चुनाव के बाद मानवाधिकारों पर इस्लामी गणराज्य के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। जी हाँ, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वो तेहरान के साथ कूटनीति का प्रयोग तब जारी रखेगा जब ये अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान में चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं थे, इसीलिए ईरान के एक हिस्से ने चुनाव में भाग नहीं लिया। प्रवक्ता ने कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इन चुनावों से ईरान की दिशा में मौलिक परिवर्तन आएगा या उसके नागरिकों के मानवाधिकारों के प्रति अधिक सम्मान पैदा होगा, जैसा कि उम्मीदवारों ने खुद कहा है। जी हाँ, ईरानी नीति सर्वोच्च नेता द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी करने वाली थी इस्लामाबाद में बड़ी रैली, मगर इस वजह से रद्द कर दिया गया कार्यक्रम। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान विभिन्न मुकदमों में जेल की सलाखों के पीछे, मगर अब इमरान और उनकी पार्टी ने फिर से सरकार के खिलाफ पहले जैसा बड़ा मोर्चा खोलने का प्लान कर लिया है। जेल में रहते रहते ही इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली का प्लान अपनी पार्टी से तैयार कराया था, मगर इस रैली को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने अब रद्द कर दिया है। जी हाँ, सरकार की ओर से इस रैली को लेकर सुरक्षा कारण का हवाला देते हुए अधिकारियों की ओर से अनुमति रद्द किए जाने के बाद शनिवार को इस्लामाबाद के उपनगरीय इलाके में होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है, मगर इमरान खान की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में एक अधिकारी की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुहर्रम के बाद फिर हो सकती है रैली की प्लानिंग। तो वहीं दोस्तों बता दें कि इमरान खान ने सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। जी हाँ, कहा जांच हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर चलेगा मुकदमा। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को एक बार फिर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि 2024 का चुनाव पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान अभी रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। तो वहीं बता दें ब्रिटेन आम चुनाव 2024 को लेकर खबर, ना मुस्लिमों ने दिया कीर स्टारमर का साथ, ना हिंदुओं ने ऋषि सुनक की एक भी सुनी। जी हाँ, ब्रिटेन चुनाव ने जीत की नई इबारत लिख दी। 14 साल बाद लेबर पार्टी ने सत्ता का रुख कर लिया। कीर स्टारमर की सुनामी में ऋषि सुनक की सत्ता उखड़ गई। लेबर पार्टी लीडर कीर स्टारमर जीत के हीरो बनकर उभरे, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि बम्पर विजय के बावजूद लेबर पार्टी को इस चुनाव में उन क्षेत्रों में करारी हार का सामना करना पड़ा है जहां लेबर पार्टी की पकड़
पहले से अच्छी खासी रही है। अब मंथन इस बात पर होने लगा है कि आखिर कीर स्टारमर को यहाँ अपनी पार्टी के कोर वोटर्स की नाराजगी का सामना क्यों करना पड़ा। तो दूसरी तरफ ऋषि सुनक को भी भारतीय समुदाय खास तौर पर हिंदुओं का उत्साहजनक वोट नहीं मिला। आखिर क्यों? ब्रिटेन में लेबर पार्टी के इतिहास पर नजर डाले तो साल 2019 के आम चुनाव में यहाँ करीब 5 में से 4 मुसलमानों ने लेबर पार्टी को वोट दिया था। 1950 और 1960 के दशक में पाकिस्तान से आने वाली बड़ी संख्या श्रमिक लेबर पार्टी को वोट करते रहे हैं, लेकिन इस बार जिन सीटों पर मुसलमानों की आबादी 1/4 से अधिक है वहाँ लेबर पार्टी के वोट में 23% की कमी आई है। तो वहीं दोस्तों भारतीयों के बीच लोकप्रियता के बावजूद ऋषि सुनक की पार्टी क्यों हारी, अब इससे जुड़े तथ्य निकलकर सामने आने लगे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने शासन में ना मुद्रास्फीति कम की, ना अर्थव्यवस्था को मंदी से उबार पाए, कर्ज को ना कम कर सके, ना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की दिक्कतों को दूर कर सके, ना तो अवैध अप्रवासियों को रोक सके और ना ही लग्जरी जीवन शैली की आलोचना को कम कर सके। ब्रिटेन की हालात खराब होने के बावजूद ऋषि सुनक की लग्जरी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई और यही सबसे बड़ी वजह रही कि ऋषि सुनक चेंज ना कर पाने की वजह से चुनाव हार गए। तो वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम स्टारमर और पूर्व पीएम ऋषि सुनक दोनों को लिखा है पत्र। सुनक को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने उनकी पार्टी की हार पर संवेदना व्यक्त करने के साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान भारत ब्रिटेन के बीच मजबूत संबंधों के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। वहीं पीएम स्टारमर को लिखे पत्र में जीत की बधाई दी। जी हां, तो वहीं बता दें अफगानिस्तान पर यूनाइटेड नेशन की दोहा मीटिंग में क्यों शामिल हुआ भारत, जिसमें तालिबान भी था मौजूद। बता दें दोहा में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन में भारत समेत 25 देशों ने शिरकत की। 1 जुलाई को खत्म हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पहली बार तालिबान के अधिकारी भी शामिल हुए। तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काबुल में अपनी हुकूमत की मान्यता चाहता है, लेकिन महिलाओं की शिक्षा और नौकरी पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने को तैयार नहीं है। मई 2023 और फरवरी 2024 में हुई पिछली बैठकों में तालिबान शामिल नहीं हुआ था। इस सम्मेलन में अफगान महिलाओं को शामिल नहीं किए जाने पर मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया। जी हां, बता दें भारत जो है वो तालिबान के साथ बेहद ही एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने और अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे लगे कि वो काबुल में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी हां, भारत सरकार अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की बातचीत के पिछले दौरों में भी शामिल हुई थी दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान के कर्ज ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, उधार लेकर खाने में जिन्ना का देश निकला आगे बर्बादी की ओर चला पाकिस्तान। बता दे पाकिस्तान ने कर्ज लेकर खाने का नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों दुनिया में। जी हां, शुक्रवार को पाकिस्तान स्टेट बैंक SBP ने बताया कि मई 2024 तक देश का कुल कर्ज 67.816 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के न्यूज पोर्टल ARY न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक से जारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि संघीय सरकार का कुल कर्ज एक साल में 15% बढ़ गया है। इसमें 8,852 अरब रुपए की वृद्धि हुई है। SBP ने बताया है कि 2023 में देश का कुल कर्ज 58,964 अरब रुपए था, जो अप्रैल 2024 में बढ़कर 66,086 अरब रुपए हो गया है दोस्तों। तो वहीं कर्ज को देखकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर पाकिस्तानियों का गुस्सा फूट पड़ा है और कहने लगे हैं बिजली बिल 1 लाख रुपए आ रहा है, कश्मीर के लिए क्या कपड़े उतार दें। घर में बिजली आ नहीं रही, घर में पानी आ नहीं रहा, घर में खाने को कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन क्या कश्मीर लेकर हमारा काम हो जाएगा? कश्मीर के लिए क्या हम कपड़े उतार दें? जिन्ना के देश में बढ़ती महंगाई पर यह कहते हुए भड़के पाकिस्तानी। जी हां, आपको बता दें कि लाखों रुपए एक पाकिस्तानी के सिर पर इतना कर्ज चढ़ा दिया है दोस्तों पाकिस्तान के शहबाज सरकार ने, जिसको उतारना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा बनता जा रहा है। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, अवश्य बताइएगा कमेंट में। तो वहीं बता दें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर गोलीबारी में 33 की मौत, हिंसा में सबसे ज्यादा 11 लोग अकेले शिकागो में मारे गए। जी हां, अमेरिका में हर साल की तरह इस बार भी 4 जुलाई को लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में गोलीबारी और हिंसा की घटनाओं में 33 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 33 लोग शिकागो में मारे गए। तो वहीं बता दें नए आपराधिक कानूनों पर क्या बोल गए चिदम्बरम, भड़क गए उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, खूब जमकर सुनाया। जी हां, नए आपराधिक कानूनों यानी न्यू क्रिमिनल्स लॉज पर टिप्पणी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर जमकर निशाना साधा। चिदम्बरम ने कहा था कि 3 नए आपराधिक कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए। उपराष्ट्रपति ने इसे अक्षम करार दिया और इसे मानहानिकारक कथन को वापस लेने का अनुरोध किया। धनखड़ ने कहा कि वो सुबह एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में चिदम्बरम का साक्षात्कार पढ़कर दंग रह गए, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें अगर किसी को
दिक्कत है तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार या मेरे साथ बात करें। जी हाँ, नसीहत देते हुए आखिर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस, बता दें महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन के नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ ना बोले। उन्होंने साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि अगर महायुति में है तो हमें कुछ समझौता करना होगा। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि मैं अपने नेताओं और प्रवक्ता यानी महायुति से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक दूसरे के खिलाफ ना बोलें, सभी का सम्मान करे और कोई भ्रम पैदा ना करे। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें सेनाएं अग्निपथ में आयु सीमा बढ़ाने का दे सकती है प्रस्ताव। 50% रिटेंशन को भी है तैयार। बता दें सशस्त्र बल सरकार को अग्निपथ में भर्ती होने वाले लोगों की आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करने का प्रस्ताव दे सकते हैं। वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इसके अतिरिक्त वे 4 साल की सेवा अवधि के बाद इनमें से कम आधे लोगों को बनाए रखने का सुझाव दे सकते हैं। जी हाँ, तो वहीं 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। संसद सत्र की तारीखों का हो चुका है ऐलान। बता दें देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है। इसमें नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई थी जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संबोधित किया था। अब सबकी निगाहें बजट सेशन पर टिकी हुई हैं, बजट सत्र पर अटकी हैं। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद सत्र चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अगले 2 दिनों तक उत्तर से पूर्व तक मचेगी तबाही, झमाझम बरसेंगे बादल। अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन के भीतर दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बादल जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों वहीं कर्नाटक में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जिसकी वजह से सरकार ने 12वीं तक के सभी स्कूल भी बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। वहीं दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।